हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक धातु। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? धातुओं के बारे में, कि धातु क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या है। और आज हम पढ़ेंगे अधातुओं के बारे में, सक्रियता श्रेणी, और जानेंगे अम्लराज क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि अम्लराज क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अम्लराज क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, कभी कभी आपने अपने घर में सुना होगा कि मम्मी लोग, जैसे नहीं होता है कि कोई जेवर साफ कराना रहता है, जैसे मान लीजिए पायल साफ कराना है या फिर सोना साफ आपका साफ कराना है, तो वो लोग क्या करती हैं, जाती हैं सोनार के दुकान पर। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक लेडीज है, वो कहाँ गई? सोनार के दुकान पर। और सोनार क्या करता है, उसके पास एक बर्तन होता है। ठीक है, वो बर्तन में रखता है क्या? एक विलयन रखता है। ठीक है, और इस विलयन को ही वो बोलते हैं क्या? अम्लराज। अभी हम बताएंगे इस विलयन में क्या क्या रहता है और अम्लराज किसे कहते हैं। बस आप नॉर्मली समझिए कि वो जाती हैं और कहती हैं सोनार से कि मेरा पायल साफ कर दो। अब वो सोनार क्या करता है, इसी विलयन में उस पायल को क्या करेगा? डाल देता है। ठीक है, क्या करेगा? डाल देगा। अब ये जो विलयन है, ठीक है, अब इसमें देखिए किस किस चीज का मिश्रण होता है। इसमें होता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र रहता है, याद रखिएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेट लेता है, सांद्र लेता है, मतलब गाढ़ा विलयन रहता है HCl का। प्लस रखता है क्या? HNO3। क्या लेगा? HNO3, मतलब नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और बेटा देखिए, इसका रेशियो जरूर याद रखिएगा कि कितना होता है। अगर HCl की बात करें तो HCl होता है 3 रेशियो में और नाइट्रिक अम्ल 1। मतलब अगर मान लीजिए हम कोई भी सोल्यूशन, अगर अम्लराज हमको बनाना है तो क्या करेंगे? मान लीजिए अगर 3 लीटर HCl यूज किया गया है, ठीक है, 3 लीटर अगर HCl यूज किया गया है, तो इसमें 1 लीटर आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल होगा, HNO3। ठीक है, तो इसी अनुपात में इसमें क्या मिला रहता है? नाइट्रिक अम्ल, और आपका मिला रहता है HCl। ठीक है, और जब इस पायल को इसमें हम डालेंगे तो क्या होगा? जब देखिएगा, जो पहले का वेट रहता है और फिर बाद का वेट देखिएगा, दोनों में अंतर हो जाता है। क्या होगा? जैसे ही इसमें डालेगा तो पहले इसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें जैसे ही जाएगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन पायल तो साफ हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा पायल के कण को क्या करेगा? अपने में घोल लेगा। इसीलिए इसको कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा क्या होता है, ये जितनी भी उत्कृष्ट जो धातुएं होती हैं उनको गलाने की ये क्या करता है? प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं अम्लराज के बारे में। अब तो आप समझ गए होंगे कि अम्लराज, अगर आप नहीं देखे होंगे तो सोनार की दुकान पे आपको जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी में ही लोग जो प्लेटिनम हुआ, फिर सोना हुआ, चांदी हुआ, इसी में उसकी सफाई लोग करवाते हैं। तो देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझते हैं ना, कि HCl की बात कर रहा था। सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का वह मिश्रण जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभी मैंने बताया कि अगर HCl है तो वो 3 होगा, मतलब 3 भाग होगा, तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, ये क्या कहलाता है? अम्लराज। ठीक है, HNO3। तो ये 3:1 में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अम्लराज में जो रेशियो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और प्लस नाइट्रिक अम्ल का कितना होता है, तो दे देगा एग्जाम में, तो रेशियो बता देगा 3:1 या 1:3 ऐसे करके। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया इस क्वेश्चन को घुमा के, कि कह दिया कि अम्लराज में, ठीक है, क्या कह दिया कि जो अम्लराज है इसमें HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल तथा HCl का रेशियो कितना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में HNO3 को पूछा है, तो
तब आपका आंसर क्या हो जाएगा 1:3। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि पहले आगे किसको पूछा गया है, इस चीज को भूलिएगा मत। इसीलिए इसको सीक्वेंस में जरूर याद रखिएगा कि वो HCl का अनुपात 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 है। लेकिन अगर क्वेश्चन में HNO3 और बाद में HCl दे दिया तो आपका रेशियो हो जाएगा 1:3। और इन्हीं रेशियो को ही बोलते हैं अम्लराज। तो अब अम्लराज में देखिए, अब अम्लराज का क्या प्रकृति होता है या क्या करता है, इसकी प्राकृतिक जो होती है, इसकी प्राकृतिक होती है क्या, संक्षारक होती है। यह उत्कृष्ट अक्रिय धातुओं जैसे सोना तथा प्लेटिनम को गलाने की क्या करता है, क्षमता रखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सोना रखा गया है और देखिए इसी की वजह से इसके पानी का कलर भी जो इसमें जो ये लिक्विड जो एक्वा रेजिया रखा गया है, क्योंकि इसको एक्वा रेजिया भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अम्लराज को एक्वा रेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कलर भी देखिए गोल्डन कलर का हो गया। इसी तरह अगर हम चांदी डालेंगे तो चांदी थोड़ा सा सिल्वर टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, थोड़ा सा उसको गलाने की क्षमता रखेगा। तो क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा होशियार रहिए, कभी भी सोनार पे इसीलिए जल्दी पैरेलल या कुछ भी नहीं साफ कराना चाहिए, वरना पता चलता है जो भी वेट है वो वेट उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सक्रियता श्रेणी। अब हम आज जानेंगे कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है विस्थापन, मैंने आपको पढ़ाया, द्विविस्थापन पढ़ाया, ठीक है। वो विस्थापन इसी सक्रियता श्रेणी को ही फॉलो करते हुए बनता है। तो पहले आप जाने सक्रियता श्रेणी होता क्या है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने 4 बच्चों को बना दिया, यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट तो एक बराबर पढ़ने में होंगे नहीं, तो मान लीजिए ये आपका सबसे ज़्यादा पढ़ने में है तेज, ठीक है, ये 2nd नंबर पे है, ये 3rd नंबर पे है, ये 4th नंबर पे है। ऐसे होता है ना कि लिस्ट बनता है कि टॉप 10 का लिस्ट बनाइए। तो इसमें क्या हुआ कि बच्चों को मतलब टीचर आए और बोले कि बच्चों को उनकी मतलब, क्योंकि जो सबसे तेज है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो उनके अकॉर्डिंग है कि जो बच्चा सबसे तेज है उसको आगे बैठाइए, फिर उसके बाद उससे कम वाले को उससे कम, मतलब एक सीक्वेंस में। तो वो क्या करते हैं, एक सीरीज बना देते हैं कि मतलब सबसे टॉप पे ये आ गया, 2nd पे ये, 3rd पे ये, 4th पर ये, मतलब क्या है, ये एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। तो ये जो सीरीज बन रही है, मतलब एक श्रेणी बन रही है ना, इसी श्रेणी को आप समझिए ऐसे ही, ये सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी का मतलब जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। जैसे इसमें मान लीजिए मेरा पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे क्रियाशील होगा, फिर उससे कम क्रियाशील सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम, फिर उससे कम मैग्नीशियम, ऐसे करते हम नीचे आएंगे तो उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, घटती रहती है, ठीक है। तो यही है आपकी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी समझ में आया कि किसे कहेंगे कि धातुएं जो होती हैं उनकी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनको हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं और उसी सीरीज को ही बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो अब इसकी परिभाषा देखिए, इसका डेफिनेशन देखिए बच्चों, क्या हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए बेटा, अवरोही क्रम, अभी मैंने बताया कि अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा होता है ना। तो ऐसे इसमें भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील सबसे ऊपर रहेगा टॉप पर, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील। तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब बात करें क्रियाशीलता क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, मतलब नीचे आते आते क्या आ रही है, घट रही है। तो आप यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा किसकी क्रियाशीलता हो जाएगी, पोटेशियम की। अब मान लीजिए, अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि सीधे सीधे, कभी कभी ये नहीं है कि सीधे सीधे आ गया डेफिनेशन, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम तथा जिंक में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा। आप बताइए, जब आपको अगर ये चार्ट याद रहेगा तो आप बता देंगे कि ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सक्रिय, मतलब जिंक से ज्यादा सक्रिय होगा। ऐसे जिंक और आयरन में अगर क्वेश्चन आ गया तो जिंक ज्यादा सक्रिय होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो अब देखिए फिर है, विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। मतलब विस्थापन के बाद ही श्रेणी को बनाया गया था। तो हमेशा याद रखिएगा सक्रियता श्रेणी
का नीचे की तरफ आप जाएंगे तो उसका क्रम क्या हो जाएगा, घटते क्रम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी श्रेणी, एक मिनट, सक्रियता श्रेणी, अब दिख रहा होगा ना इस कलर से, सक्रियता श्रेणी कैसे है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, अवरोही क्रम में। आप अवरोही क्रम लिख सकते हैं या घटते क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मान लीजिए आपको भूल जाए इनका सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस जरूरी है याद रखना, तो क्योंकि सीक्वेंस याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि कौन ज्यादा सक्रिय है कौन सा कम सक्रिय है। तो हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, सक्रिय होता है, ठीक है। तो इसमें इसलिए सीक्वेंस याद रखने के लिए आप ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा कि काशीनाथ का माली, ठीक है, कौन, काशीनाथ का मालिक, याद रखिएगा काशीनाथ का जो माली है आलू जरा फीका सा पकाता है, ठीक है। कौन, जो काशी का जो माली है वो आलू क्या कहता है, आलू जरा फीका सा पकाता है, ठीक है। मतलब होता नहीं है कि बहुत मतलब नमक वमक कम हो गया तो क्या बोलेंगे, जरा फीका सा पकाता है। तो अब देखिए कि काशी से के हो गया मतलब पोटेशियम, नाथ का Na मतलब सोडियम हो गया, काफ कैल्शियम Ca, माली Mg मैग्नीशियम, आलू का Al एल्यूमिनियम, जरा का जिंक हो गया, ठीक है। फीका का Fe मतलब फेरस या आयरन लोहा, सा Sn टीन आपका हो गया, पकाता है मतलब लेड, Pb है यानी कि हाइड्रोजन। अब देखिए ये आपका मान लीजिए ये एक ट्रिक हो गया, ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व है, ठीक है, कि क्या काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीका सा पकाता है, ये आपका हो गया हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व। अब है के बाद आएंगे कौन है जी, आगे जाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई आगे खड़ा है तो आप कहेंगे कौन है जी, कोई रुका उका है तो आप क्या कहेंगे, कौन है जी, आगे जाओ। तो उसके लिए आप याद रखिएगा कौन फॉर मतलब कॉपर, Cu, है जी Hg, ठीक है, या फिर आप है भी बोल सकते हैं लेकिन है जी रहेगा तो Hg आप याद रखेंगे मरकरी, आगे मतलब Ag आपका अर्जेंटम मतलब सिल्वर, और Au आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड, ठीक है। तो ये ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा। अब इससे आपका क्वेश्चन अगर आ जाएगा, किसी का ही पूछ लिया, मान लीजिए मैग्नीशियम को पूछ लिया कंपेयर करके जिंक से, तो भी आप बता देंगे ना, जब आपको सीक्वेंस याद रहेगा तभी ना बता पाएंगे कि हाँ जिंक जो है क्या, सॉरी जो आपका मैग्नीशियम है वो जिंक से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। या फिर उल्टा अगर पूछ लिया कि इसमें कौन कम क्रियाशील है, तो भी आप बताएंगे कि जो जिंक है वो मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीक्वेंस अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ट्रिक जरूर लिख लीजिएगा। फिर इसमें आप देखिए आगे क्या है, वह धातु है जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, वह धातु जो क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और इसके ऊपर जो स्थित है वो क्या करेंगी, अक्रिय धातु जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है वो क्या होंगी, सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। तथा वह धातु जो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे हैं स्थित होती है, उन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। देखिए अक्रिय भी कह सकते हैं और कम क्रियाशील भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अक्रिय होती हैं, ठीक है। तो जो आपके ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले मतलब यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील, मतलब आप अधिक क्रियाशील भी लिख सकते हैं और अधिक सक्रिय भी बोल सकते हैं, ठीक है। अधिक सक्रिय धातु है और हाइड्रोजन से ये जो नीचे वाले तत्व हैं, ये इसको यहाँ तक रखिएगा, हाइड्रोजन को नहीं, हाइड्रोजन से जो नीचे वाले तत्व हैं ये क्या हो जाएंगे, कम सक्रिय, ठीक है। कम सक्रिय भी बोल सकते हैं या कम क्रियाशील भी बोल सकते हैं। तो अब समझ में आ गया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या है आपके अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या है, कम क्रियाशील हैं। अब इनके अभिलक्षण पढ़ते हैं
कि अब इनके लक्षण क्या क्या है, ठीक है, कि कैसे इनका क्या क्या गुण है। तो जो सक्रियता श्रेणी है, तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं है। देखिए मैं बस इसलिए डिटेल में लिख के आपको पूरा बताती हूँ कि मान लीजिए जरूरी नहीं शॉर्ट में ही आए, कभी कभी आपका पूरा थ्योरी अगर पूरा आपका 4 नंबर 5 नंबर में आ जाएगा तो आपको पूरा नोट्स लिखना पड़ेगा, तो आप फिर एक जगह वीडियो समझेंगे, एक जगह नोट्स लिखने जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। इसीलिए मैं आपको सारा चीज़ आपको यहीं पे प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे नोट्स भी लिख लीजिए और प्लस समझने में तो हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं कुछ समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सक्रियता श्रेणी है, इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि किसी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए हम आप यहाँ पर एग्जांपल ले लें, मान लीजिए जिंक का ले लिए, ठीक है। अब बात करें इस जिंक का, तो अगर हम HCl से क्रिया करवा देंगे, ठीक है, किससे, तनु HCl से, जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा क्या, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया संभव हो रही है, क्रिया संभव हो रही है ना। लेकिन अगर यहीं पर हम ले ले मान लीजिए कॉपर को, ठीक है, कॉपर का यूज कर ले और इस HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया संभव नहीं है। यहाँ पर अभिक्रिया संभव है पर यहाँ पे अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए बेटा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन से नीचे जितने भी स्थित तत्व हैं वो कम क्रियाशील होते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर वाले अधिक क्रियाशील होते हैं। तो अब देखिए, अब जो जिंक है जाहिर सी बात है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा, तो ये क्या कर सकता है, इसको विस्थापित कर सकता है और खुद आकर जुड़ सकता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे अभिक्रिया तो संभव है। लेकिन अगर हम तनु कॉपर ले लिए, तनु जरूर याद रखिएगा क्योंकि सांद्र तो हर किसी का रिएक्शन हो सकता है पर तनु में नहीं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम जब तनु ले लेंगे तो हाइड्रोजन से देखिए नीचे है। अब ये जब हाइड्रोजन से कमजोर है तो क्या वो हाइड्रोजन को हटा पाएगा, नहीं ना। अभी आप ही देख लीजिए, कोई भी बच्चा आपसे कमजोर है और आप ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो आपको कहीं भी हर चीज़ में क्या हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी इसी तरह यहाँ पे इस केस में भी होता है कि कॉपर हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाता, उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया संभव नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभिक्रिया क्या है, संभव नहीं है। तो ये हो गया क्या आपका सक्रियता श्रेणी का अभिलक्षण का मैंने पहला आपका मतलब समझाया। अब दूसरा मान लीजिए है इसमें कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातु सक्रिय धातु है तथा हाइड्रोजन से नीचे रखी गई धातु कम सक्रिय या अक्रिय होती है। अभी मैंने बताया कि जो ये हाइड्रोजन से ऊपर ये जितनी भी हैं वो क्या हो जाएंगी, अधिक सक्रिय होंगी। क्या होंगी बेटा, अधिक सक्रिय होंगी। और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है वो क्या हो जाएंगी, कम सक्रिय, कम सक्रिय या फिर अक्रिय बोल सकते हैं। तो ये हो जाएंगी कम सक्रिय। तो आई होप आपको दूसरा भी अभिलक्षण समझ में आ गया होगा। पहला अभिलक्षण भी समझ में आया, दूसरा भी अभिलक्षण समझ में आ गया। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके विस्थापित करती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातु ऐसा नहीं करती हैं। अभी देखिए मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था जिंक का, तो उसी का फिर से मैं बता दूं क्योंकि एक एग्जांपल से समझेंगे तो इसलिए तुरंत आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और बार बार मैं चेंज कर दे रहूँगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन ये है कि वही याद रखिए जो इजीली तुरंत आपको लर्न हो जाए। तो यहाँ पर सबसे आप आयरन का भी ले सकते हैं, स्टीन का भी ले सकते हैं, जिंक का भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम जिंक ले लिए, ठीक है, किससे अभिक्रिया कराएं, इस HCl से। अब देखिए इसके कहने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं। अब ये हाइड्रोजन से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपका स्थित है इससे ऊपर कोई भी आप धातु ले लिए, ठीक है, कोई भी धातु आपने ले लिया और इसका किससे अभिक्रिया कराएंगे,
अम्ल से। अब अम्ल में भी आप कुछ भी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो जब उनका आप क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आपको पहले तो लवण मिलेगा, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन गया, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, अब इसको बैलेंस मैं नहीं कर रही हूँ, आप करना चाहें तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 2HCl Cl2Zn, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इतना समझ में आया कि जब हाइड्रोजन से ऊपर रखी जितनी भी धातु हैं हम लोग से क्रिया करके क्या करेंगी, क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। अब यहाँ पर अभी वही फिर मैं कॉपर का एग्जांपल ले रही हूँ। कॉपर है प्लस आप ले लिए फिर से HCl ले लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया संभव नहीं है। फिर वही बात हो गया कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अभिक्रिया ही नहीं होगी। अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैंने बताया कि ये कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो उसको रिमूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, सक्रियता श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो आपको अगर विस्थापन का, आपको विस्थापन वाला अगर देखिए अभिक्रिया याद है कि नहीं याद है, वहां पर देखिए। अब मान लीजिए मैंने ले लिया क्या ले लिया, आयरन ले लिया, ठीक है। मान लीजिए आयरन ले लिए और इसकी अभिक्रिया करा रहे किससे, कॉपर सल्फेट से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब क्या है, इसकी क्रियाशीलता कम होगी और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, ठीक है, इसको रिमूव करेगा और खुद जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, ये अपने से क्या कह रहा है, सक्रियता श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। तो अब क्या कर रहा है, ये अपने से नीचे रखी बस जो धातु है उसको विलयन से विस्थापित कर दे रही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फिर भी डाउट है तो मैं यहाँ पे जिंक का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए हम ले लिए जिंक, क्या ले लिए, जिंक, और एक सोल्यूशन ले लिए फिर आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इन्हीं दोनों में ही कंपेयर करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लिए, जिंक को, धातु को ले लिए और एक उसके नीचे वाले धातु को फिर ले लिए, उसका लवण ले लिए। अब जब इनका अभिक्रिया कराएंगे तो अब क्या है, जिंक इस आयरन से ज्यादा क्रियाशील है। तो अब क्या करेंगे, ये जिंक क्या करेंगे, अब इस आयरन को रिमूव करेंगे। तो अब इससे आयरन को, मतलब इस फेरस को हटाकर क्या बना लेंगे, जिंक सल्फेट, और आपका जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट जो अभिलक्षण है, मतलब जो कैरेक्टर है सक्रियता श्रेणी के, वो समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अधातु के बारे में जानते हैं। तो बेटा मैंने जब आपको धातु पढ़ाया था तो धातु में मैंने क्या बताया था कि धातु क्या होते हैं, धातु वे होते हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो जस्ट उसी का उल्टा होता है अधातु, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या करेंगे, ऋणायन बनाएंगे। कैसे ऋणायन आता है, ये तो मैंने बताया था कि क्या है, एक तरह से वो ऋणी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए उसमें जो धातुएं थी वो क्या थी, सुचालक थी, मतलब उष्मा के या फिर विद्युत की सुचालक थी। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, विद्युत की कुचालक हो जाएंगी, विद्युत की कुचालक हो जाएंगी। और फिर धातुएं जो थी, मोस्टली सभी जो धातुएं थी वो क्या थी, कठोर थी, ठीक है। बस पारा को छोड़कर, और सोडियम आपका नरम है, पारा एक ऐसा जो आपका मेटल था वो क्या था, नॉर्मल, मतलब सामान्य
कमरे के तापमान पर भी वो द्रव अवस्था में पाया जाता था। लेकिन ऐसे अधातु की बात करें तो अधातु में आपको मोस्टली जितने भी तत्व हैं या तो ठोस दिखेंगे, मतलब मैक्सिमम ठोस और गैस अवस्था में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक आपका ऐसा मतलब अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। धातु में अगर तरल अवस्था में पूछेगा तो धातु में आपका आ जाएगा मरकरी, और अगर अधातु में पूछेगा तो क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मतलब इनका संकेत क्या है, Br, क्योंकि सबका संकेत जरूर याद रखिएगा कि किसको किससे डिनोट करते हैं। तो देखिए, अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो धातुओं से भिन्न होते हैं। ये कठोर नहीं होते बल्कि भंगुर होते हैं। ठीक है, अब भंगुर क्या है, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास मान लीजिए यही है, ये एक तरह से क्या है, अधातु है। अगर हम इस पे अगर हम प्रहार करेंगे तो ये पतली चादर में नहीं फैलेगा। जैसे धातु में क्या था, जब हम उसको पीट कर एक पतली चादर बना सकते थे, पतली से पतली शीट उसका तैयार कर सकते थे। लेकिन जितने भी अधातु हैं, अगर उस पर थोड़ा सा भी तेज से प्रहार करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो पूरी तरह से टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। तो यही चीज़ है कि ये कठोर नहीं होती हैं बल्कि क्या होती हैं, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब क्या है कि हम प्रहार करेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे अब मान लीजिए मेरा जो बोर्ड ही है, इस पे भी कोई प्रहार करेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा ना। ये थोड़ी है कि वो फैल के पूरा पतली चादर बना लेगा, तो ऐसा तो है नहीं। फिर और बिजली या उष्मा का अच्छा चालक नहीं होते हैं। वैसे मोस्टली बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। अब आप कहेंगे ग्रेफाइट का क्या है, मैंने तो ग्रेफाइट देखा ही नहीं है। तो बच्चों, आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो पेंसिल का अगर आप मान लीजिए एक सिरा क्या करेंगे, शार्प कर देंगे, कटर से उसको शार्पनर से क्या करेंगे, छील देंगे। और अगर आप उसको बोर्ड में लगाते हैं और दूसरा सिरा थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, जिससे ये जो ब्लैक वाला उसके बीच का जो आपको लीड दिखाई देती है ना, वही ग्रेफाइट होती है। तो जब आप उसको बोर्ड में लगाएंगे तो पिछला हिस्सा छुइएगा मत, क्योंकि क्या होगा, वहाँ से आपको करंट लग जाएगा। तो उष्मा का चालक तो नहीं होता है, लेकिन विद्युत का चालक जरूर होता है। ठीक है, तो कुछ है, लेकिन मोस्टली सारे क्या हैं, बिजली या उष्मा का अच्छा चालक नहीं होते हैं। अधातु के उदाहरण में देख लीजिए। अगर मान लीजिए गैस से संबंधित आ जाएगा तो आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जानते हैं, ये सब क्या है, अधातु हैं। ऐसे ही अगर ठोस में बात कर ले तो आपका कार्बन आ गया, सल्फर आ गया, फास्फोरस आ गया, आयोडीन आ गया। ठीक है, और तरल में आपका क्या आ जाएगा बेटा, ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा, तरल में अगर कोई एक अधातु है वो क्या है, ब्रोमीन। और धातुओं में क्या है, कमेंट में लिख कर बताइएगा आपके धातु में कौन से तरल अवस्था में पाए जाते हैं सामान्य रूम टेम्परेचर पर। अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, कि जो जितने भी नॉन मेटल हैं उनके भौतिक गुण क्या हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, धात्विक चमक की। तो जितने भी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोई मतलब बहुत खास चमकदार नहीं होते हैं। उसमें अपनी खुद की चमक नहीं होती, जो आप देखते होंगे। जैसे आप कहेंगे कि मैम बहुत सारे अधातु हैं जो चमकते हैं, जैसे मान लीजिए कांच है, उसमें चमक है, ठीक है, लेकिन उसको वो चमक दी जाती है, खुद से इतना ज़्यादा नहीं चमकता। अगर आप थोड़ा सा भी देखिए, कांच को थोड़ा सा भी घिस देंगे तो उसकी चमक गायब हो जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सामान्यतः जो अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, उनकी सतह कैसी होती है, मलिन होती है, थोड़ा सा गंदा सा लगता है। उसको तो साफ करके उस पर फिनिशिंग देकर उसको चमकदार बनाया जाता है। एग्जाम्पल में सल्फर तथा फास्फोरस, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। सल्फर को पता है ना, यस से लिखते हैं, फास्फोरस को पी से। अब अपवाद में देख लीजिए, जो आयोडीन है तथा ग्रेफाइट चमकीले होते हैं। ठीक है, तो आयोडीन चमकीला होता है। अब ग्रेफाइट आप कहेंगे कैसे चमकीला होता है, कहाँ चमकीला होता है। तो आप देखिएगा, जब पेंसिल को आप थोड़ा सा किसी पे भी, किसी सतह पे जब थोड़ा सा रगड़ देंगे तो उसको जब हाथ से छुएंगे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको जैसे लगेगा कि हाँ कितना शाइन कर रहा है आपके हैंड पे। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से क्या होता है, चमकीला होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो शाइन करता है। और पता है, ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो क्या करता है, किसी भी कागज पर क्या कर सकता है, एक तरह से काला लाइन मतलब ड्रा कर सकता है, कह सकते हैं काला चिन्ह छोड़ता है। इसीलिए ग्रेफाइट को एक नाम से और जानते हैं,
क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काला लेड, काला लेड या ब्लैक लेड बोल सकते हैं। लेड मतलब होता है आपका कांच, शीशा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, काला शीशा। ठीक है, ये क्या होता है, काला लेड। हमेशा याद रखिए, ग्रेफाइट को ही बोलते हैं काला लेड बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों देख लिए हैं, आप पेंसिल देखे होंगे। यहाँ पर देखिए इसकी जो लीड है यही आपकी क्या है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है विद्युत एवं उष्मीय अचालकता, क्योंकि ये चालक तो होते नहीं है, कुचालक होते हैं। तो अधातु में विद्युत तथा उष्मीय सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, इसमें जो विद्युत प्रवाहित होती है वो इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अभी मैंने बताया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते हैं। फास्फोरस तथा सल्फर इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। लेकिन अभी मैंने बताया अपवाद स्वरूप जो कार्बन का अपर रूप, आप कार्बन का अपर रूप समझ रहे हैं, जो कार्बन है मतलब कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके एक से अधिक रूप प्रदर्शित मतलब उपस्थित हो, उसी को बोलते हैं अपर रूप। अपर रूप मतलब बदला हुआ रूप, उसी का और दूसरा रूप है। तो उसके जो अभी बदलता कैसे है, देखिए कोई भी आप कार्बन, कोयला भी आपका कार्बन है, हीरा भी आपका कार्बन है, लेकिन देखिए उसमें ताप और दाब का, इन दोनों के परिवर्तन के कारण वही कार्बन कई रूपों में बदल जाता है और उसी को बोलते हैं अपर रूप। तो अपर रूप किसका, कार्बन का क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है तथा इलेक्ट्रॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। अभी मैंने बताया कि जो ग्रेफाइट होता है, अगर आपको मतलब ट्राई मत करिएगा, लेकिन अगर आप पेंसिल की लीड को एक तरफ क्या करेंगे, उसको शार्प करके जैसे ही बोर्ड में लगाएंगे तो दूसरी तरफ आपको अपने आप ऑटोमेटिक इधर करंट आपको महसूस होगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट आपका एक तरह से अपवाद है इसमें। नेक्स्ट है भंगुरता। भंगुरता क्या है, अभी मैंने बताया कि कोई भी आप अधातु ले लीजिए, उसको जब आप पीटेंगे, थोड़ा सा भी उस पर तेज से प्रहार करेंगे तो वो क्या करेगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं भंगुर, मतलब भंगुरता बोलते हैं। ठीक है, और जो टूटा है वो क्या है, भंगुर पदार्थ है। ठीक है, तो इसमें यही चीज है कि ठोस अधातुओं को पीटने पर यह चादर में परिवर्तित नहीं होती हैं, लेकिन धातुएं क्या थी, उनकी पतली सी पतली चादर बनाई जा सकती थी, लेकिन ये चादर में परिवर्तित नहीं होती हैं क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, भंगुर होती है। भंगुर मतलब टूटने की प्रवृत्ति होती है। थोड़ा सा भी तेज प्रहार किए वो क्या करेंगे, पूरी टूटकर अलग अलग बिखर जाएंगी। इसमें एग्जाम्पल सल्फर तथा फास्फोरस लिख लीजिएगा। अतन्यता, अतन्यता क्या है, तन्यता मैंने आपको बताया था धातु में। तन्यता मतलब उसको खींचकर हम एक पतली सी तार, मतलब बहुत लंबी, कितनी भी लंबी तार हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में सोने का बताया था कि 2 ग्राम अगर हम सोना लेंगे तो उससे कम 1 किलोमीटर से ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक पतली तार बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये गुण नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको अतन्यता बोलते हैं। ठीक है, अतन्यता मतलब नॉन डक्टिलिटी। तो अधातु को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा तो खींचेगा, अगर मान लीजिए बाई चांस कोई खींच भी जाएगा तो थोड़े समय बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा। एक है आपका कठोरता, हार्डनेस। अभी मैंने बताया कि मोस्टली जितने भी धातु थे वो क्या थे, वो कठोर होते हैं, लेकिन अधातु में आपको कठोर अवस्था में भी देखने को मिलेंगे, गैस अवस्था में भी देखने को मिलेंगे। मोस्टली इन्हीं 2 अवस्था में देखने को मिलते हैं और बहुत एक ही है जो आपका द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं अधिकांश ठोस अधातु में जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती हैं। मतलब क्या होती है मृदु, मतलब क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती हैं। ठीक है, कुछ मतलब मृदु होती है, नरम होती है, और कुछ क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अब इसमें देख लीजिए अपवाद में, लेकिन जो आपका कार्बन का अपर रूप हीरा,
सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, तो ये डायमंड जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक कठोर होता है। तो जो हीरा है ये भी किसका अपर रूप है, कार्बन का। तो आपको अब तो कार्बन के भी दो अपर रूप एक तरह से याद हो गए होंगे। कार्बन का पहला अपर रूप आपने को क्या मैंने बताया, ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, विद्युत चालकता पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कार्बन के दूसरा अपर रूप क्या है, डायमंड है आपका हीरा। ये क्या करता है, ये बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें चमक भी बहुत होती है। अब आइए चलते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। तो अधातुओं के रासायनिक, जैसे मैंने धातुओं के रासायनिक गुण बताया था, वैसे अधातुओं के भी रासायनिक गुण हम आपको बताएंगे। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे ज्यादा अधातु से क्वेश्चन यही आता है, क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, धातु और अधातु में अंतर। अगर अधातु से आ गया तो क्वेश्चन, वैसे मोस्टली आपके सक्रियता श्रेणी से आते हैं और धातु से आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि जब धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब हम मतलब धातुओं की, धातु लिख दिया मैंने, अधातु, ठीक है, अधातुओं की किससे क्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन से। तो जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती हैं, ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए हमने सल्फर ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया, इस क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब ये क्या है, एक आपका ये अधातु है, किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, उसका ऑक्साइड बनाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पॉपुलर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, इससे तो आप परिचित होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सारे लोग जान रहे हैं, वही जो हम क्या करते हैं, रिस्पिरेशन में बाहर निकालते हैं, सांस जब हम छोड़ते हैं तो क्या हमारे शरीर से बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या करता है, कार्बन जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन का ऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है कि अधातुओं के हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जब हम अधातु का हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका क्या है, अधातु है, और किससे क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या बना लेंगे, अमोनिया। मतलब नाइट्रोजन की क्या बना लिए, हाइड्राइड। इसको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, इसको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। तो क्या हो गया, नाइट्रोजन से क्रिया किया, नाइट्रोजन किससे क्रिया किया, हाइड्रोजन से, और क्या बना लिया, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी अधातु लेंगे और किससे अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन से। तो देखिए जब अधातु की क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा, उसका क्लोराइड बनाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका लिख लीजिएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया फास्फोरस, ठीक है, और किससे अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन से। तो जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। देखिए आप ट्राई भी बना सकते हैं, टेट्रा भी बना सकते हैं, पेंटा भी बना सकते हैं। तो इसको बैलेंस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 4, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया। देखिए आपका 12 क्लोरीन, यहाँ पे भी 12 क्लोरीन, 4 फास्फोरस, 4 फास्फोरस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसका क्लोराइड बनाएगा। कोई भी अधातु लेंगे जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो उस क्लोरीन का क्या बनाएगा, क्लोराइड। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइक्लोराइड। 4 लेंगे तो टेट्राक्लोराइड, ठीक है, 5 होगा तो पेंटाक्लोराइड। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद इसमें अभी जो भी टॉपिक बच रहे हैं उसको मैं अगले वीडियो में पूरा कवर करा दूंगी। बाकी मेरे चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।